माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मैं विगे राय, आज के इस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने चर्चा की थी सुबह उषा चैप्टर के बारे में। आज उसी चैप्टर का एक तरीके से लास्ट हम करेंगे इसके द्वारा। इस उषा चैप्टर में दो प्रमुख प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि कविता के किन उपमानों को देखकर लेखक यह कह सकता है कि उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र रूप प्रस्तुत है। तो किन उपमानों को देखकर, जब हम लोगों ने क्लास में परिचर्चा की थी तो आपको मैंने बतलाया था कि देखो, उषा कविता में गांव की जो गतिशीलता का चित्रण कवि ने किया है, उसमें प्रातः काल में गांव में क्या क्या चीजें होती हैं, सूर्योदय से पूर्व की स्थिति में, उसी का शब्द चित्र रूप प्रस्तुत किया गया है और उसी को उपमानों के रूप में कवि ने प्रयोग किया है। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि देखो, प्रातः काल में हर परिवार की स्थिति होती है कि पुरुष वर्ग से पहले नारी वर्ग का जागरण होता है और नारी जगने के बाद सबसे पहले वो रसोई घर की सफाई करती है। वो चौक चूल्हे का राख से लेपन करती है, पूरे रसोई घर को लिपती है, जिससे वो स्वच्छ हो जाए। उसके बाद वह सिल को धुलती है और सिल पर उसने जो रात को लाल रंग की लाल मिर्च पिसी हुई थी, तो जब वो धुलती है तो उस जल में वो लाल केसर का मिश्रण हो जाता है और एक तरीके से वो जल लाल रंग का हो जाता है। और उसके बाद तब वो घर के बर्तनों की सफाई करती है और बर्तनों की सफाई करने के बाद तब वो स्नान करती है। ये प्रतिदिन की दैनिक स्थिति होती है घर की औरतों का। और कवि के लिए यही उपमान बड़े आकर्षक लगे और साथ में प्रातः काल में जो शंख बजती है, उस शंख का स्वरूप भी कवि को बड़ा चित्ताकर्षक लगा और इसीलिए कवि ने अपनी इस कविता में इस उषा काल के लिए इन्हीं उपमानों का प्रयोग किया और इन उपमानों के माध्यम से वह धरती पर हो रही इस गतिशीलता का एक सुंदर चित्रांकन किया। तो कवि ये लिख रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व का आकाश को वो शंख के रूप में, सूर्योदय से पूर्व के आकाश को राख से लिपा हुआ चौका बतलाया है। मैंने आपको बतलाया था कि राख से लिपा हुआ जो चौका होता है वो भी गीला पड़ा हुआ है और गीला पड़ा होने के बाद जो उसका श्यामल रूप है वो बड़ा दर्शनीय होता है, बड़ा सुंदर लगता है। इसीलिए वह सूर्योदय से पूर्व का जो नील गगन है, उस नील गगन को राख से लिपे हुए चौके के समान बतलाया है। उसके बाद उदय होते सूर्य की लाली को उसने दो उपमान दिया। तो उदय होते सूर्य की लाली को लाल केसर से धुली हुई सिल या खड़िया चाक से मली स्लेट के समान दर्शाकर उपमानों का प्रयोग किया है।
अर्थात ये लाल रंग की खड़िया ये सूरज की लाली है। चाक से मली हुई जो स्लेट है, जो काले रंग की स्लेट है, ये आकाश है, नीला आकाश। लाल केसर जो पानी में घुल गई है और लाल केसर का जो रंग है वह सूरज की लाली का स्वरूप है। और काली सिल पर वो पिसी गई है, इसलिए काली सिल जो नीले आकाश का प्रतिबिंब है। और वही बात आपको राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है और उसका श्यामल रंग भी उस नीले आकाश का प्रतिबिंब है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन का जवाब लिखोगे तो ये लिखोगे कि कविता को, इस कविता में उषा काल में कवि ने नीले आकाश को शंख के समान, नीले आकाश के लिए शंख और राख से लिपे हुए चौका को उपमानों के रूप में प्रयोग किया है। साथ ही उदय होते सूर्य की लाली के लिए उसने लाल केसर से धुली हुई सिल या खड़िया चाक से मली स्लेट के उपमानों का प्रयोग किया है। और साथ ही नीले जल में पड़ती हुई सूरज की लाली के लिए उसने गौर वर्ण की स्नान करती हुई युवती और उसके नृत्य को उपमानों के रूप में प्रयोग किया है। इससे यह पता चलता है कि कविता गांव की, इस कविता में गांव की गतिशीलता का एक सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अगेन फिर आप देखोगे एक बार कि इस कविता में गांव की गतिशीलता का चित्रांकन किस रूप में किया गया है, तो आप लिखोगे कि पूरी कविता, उषा कविता में नीली आकाश को शंख के समान और सूर्योदय से पूर्व के आकाश को राख से लिपे हुए चौके के समान बतलाया गया है। इसके साथ ही कवि ने उदय होते सूर्य की लाली के लिए लाल केसर से धुली हुई सिल या किसी काली स्लेट पर मली हुई लाल खड़िया को उपमानों के रूप में प्रयोग कर कविता को सुंदर बना दिया है। इन उपमानों के प्रयोग से यह पता चलता है कि धरती की गति से, धरती पर भी प्रकृति की तरह ही प्रातः काल में गतिशीलता दिखलाई पड़ती है। धरती की गतिशीलता को प्रातः काल के सौंदर्य से जोड़ करके कवि ने इस कविता को अत्यंत ही सुंदर रूप प्रस्तुत कर दिया है। और अब इस कविता में जो दूसरा क्वेश्चन आपके बुक्स में दिखलाई पड़ेगा कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ब्रैकेट में दिया है, तो कवि ये पूछ रहा है कि अभी गीला पड़ा है, ये कोष्टक में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो जो लाइन दे रही है कविता कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, इसका जब अर्थ आप लोगे तो ये होगा कि भोर का वह आकाश, सूर्योदय से पूर्व का आकाश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे
किसी चौके को राख से लीप दिया गया। क्लियर? यदि ब्रैकेट में उसने राख से अभी गीला पड़ा हो नहीं दिया होता तो इसका मतलब वह चौका राख से लीप दिया गया है और कुछ समय बाद वह चौका सूख गया होगा। यदि चौका सूख गया होगा तो उसका स्वरूप कैसा है या वह चौका कब लीपा गया है इसके बारे में हम नहीं जान सकते और तब उस चौके की वास्तविक सुंदरता का आभास नहीं हो पाता क्योंकि वह चौका सूख चुका होता है। लेकिन ब्रैकेट में अभी गीला पड़ा है का प्रयोग करके कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो चौका राख से लिपा गया है वह अभी कुछ ही पहले यह कृत्य हुआ है, अर्थात अभी कुछ पल पहले ही वह चौका किसी बाला द्वारा राख से लीप दिया गया है और अभी वह गीला पड़ा हुआ है। इसलिए उसका श्यामल स्वरूप अत्यंत ही सुंदर दिखलाई पड़ रहा है और वह नीले आकाश सदृश लग रहा है। क्लियर हो गए कि कवि ने इस कविता में अभी गीला पड़ा है का प्रयोग क्यों किया है तो आपका जवाब ये होगा कि अभी गीला पड़ा है यह कोष्टक में लिखे गए शब्द ये चित्रित करते हैं कि चौका अभी लिपा गया है जिससे वह गीला होने के कारण श्यामल स्वरूप में दिखलाई पड़ रहा है और चौके का यही श्यामल स्वरूप वास्तविक नीले आकाश की सुंदरता को रेखांकित कर रहा है। यदि कवि ने अभी गीला पड़ा है शब्द का प्रयोग नहीं किया होता तो चौका कब लीपा गया, चौके की वास्तविक स्थिति क्या है, वह सूख चुका है या गीला ही है, इसका सही अंदाजा नहीं लग पाता और ऐसी दशा में नीले आकाश की सुंदरता के लिए इन पंक्तियों का लेखन निरर्थक साबित हो जाता। इसीलिए कवि ने इस कविता में अभी गीला पड़ा है शब्द को कोष्टक में दिखलाकर कविता के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया है, अर्थात उसने सूर्योदय से पूर्व के नीले आकाश का स्वरूप कैसा होता है ये बताने का एक सफल प्रयास किया है। तो एक तरीके से ये दो प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन दो प्रश्नों को अपने दिल दिमाग में आप केंद्रित रखिएगा। उषा काल के लिए इन प्रतिमानों का प्रयोग आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। किन किन उपमानों का प्रयोग है और वो कैसे सार्थक हो रहे हैं आप जरूर लिख लेंगे। एक बार फिर से उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट करने के पहले कि सूर्योदय से पूर्व का जो नीला आकाश है वो नीले शंख जैसा लग रहा है। शंख नीला नहीं होता बल्कि शंख स्वच्छ होता है और वो स्वच्छता का रंग नील वर्ण जैसा सुंदर लग रहा है। इसलिए कवि ने शंख के पूर्व नीला विशेषण का प्रयोग किया है। तो प्रातः काल के सूर्योदय से पूर्व का नीला आकाश शंख जैसा सुंदर लग रहा है
उस नीले आकाश की स्वच्छता और सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बाला ने प्रातः काल में अपने घर के रसोई घर के चूल्हे का राख से लेपन कर दिया है और वह चूल्हा अभी गीला पड़ा हुआ है और उस गीले पड़े होने के कारण उसका श्यामल स्वरूप अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से उसी श्यामल चौक की तरह नीला आकाश सुंदर और चित्ताकर्षक लग रहा है। सूर्योदय से पूर्व की लाली के लिए कवि ने लाल केसर से धुली हुई सिल और लाल रंग की खड़िया को काली सिल पर मल देना जैसे उपमानों का प्रयोग किया है, क्योंकि लाल केसर पानी में मिलने के बाद अत्यंत ही लालिमा से युक्त हो जाती है। साथ ही काली सिल पर लाल रंग का खींची गई खड़िया का रंग अत्यंत ही सुंदर हो जाता है। इसीलिए कवि ने इन उपमानों का प्रयोग कर कविता को चित्ताकर्षक बना दिया है। और अंत में नीले जल में गौर वर्ण की युवती का स्नान और थिरकना जल में पड़ती हुई सूरज की किरणों के प्रतिबिंब को दर्शा रहा है। और कवि ये लिखना चाह रहा है कि सूरज की पड़ती हुई किरणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उस जल में कोई युवती स्नान कर रही है और उसका सुंदर और नृत्य जिस प्रकार से चित्ताकर्षक होता है, ठीक उसी प्रकार से इस श्यामल जल में इस पड़ती हुई किरणों का प्रकाश अत्यंत सुंदर और स्वच्छ दिखलाई पड़ रहा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने इस चैप्टर का लास्ट किया और इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ, एक नई उमंग के साथ फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं वी के राय आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।